एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियर की ऐप पे बहुत बहुत स्वागत है और साथ में आपका इस साइंस स्पेशल बैच में भी बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट करके मुझे एक बार बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना। आई थिंक क्लियर ही होगा, मेरे सामने से तो बिल्कुल क्लियर है। और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? सभी लोग आके बताइएगा जल्दी से कैसे हैं सबको। गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी पढ़ रहे थे, है ना। इतना तो याद होगा ना। चलो वो याद नहीं हो सकता है कि बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ रहे थे, लेकिन इतना तो आपको याद होगा बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने कितना कुछ पढ़ा था। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि साइंस की एक ब्रांच है जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं, यानी कि जिसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। और उस बायोलॉजी में हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, हम सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। जितने भी इस यूनिवर्स में आपके सराउंडिंग में जितने भी सारे लिविंग्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। और फिर हमने स्टार्ट किया था कि व्हाट इज लिविंग। लिविंग हम किसको बोलते हैं, हम सजीव किसको कहते हैं। तो लिविंग वही है जिसके बॉडी में सेल्स होनी चाहिए, कोशिकाएं होनी चाहिए, और सेल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से पूरा ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन बॉडी, और एक पूरा लिविंग बॉडी बनता है। तो उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह देते हैं, उसको हम सजीव जीव कह देते हैं। फिर दूसरा हमने कैरेक्टर पढ़ा कि लिविंग वही है जिसकी सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, जीव द्रव्य होना चाहिए। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, उसका सॉलिड पार्ट क्या होता है, लिक्विड पार्ट क्या होता है, लास्ट क्लास में सब कुछ पढ़ा चुकी हूं। जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी है, प्लीज वो लास्ट क्लास देख लीजिएगा ताकि आपको आज की क्लास समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने दो कैरेक्टर पढ़ लिए थे कि लिविंग्स के क्या क्या होना चाहिए, सेल होना चाहिए और सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। ठीक है मैम, इतना हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि लिविंग बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। और मेटाबॉलिज्म को हिंदी में हम कहते हैं चयापचय की क्रियाएं होनी चाहिए। अब अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, ये होता क्या है मेटाबॉलिज्म, आप किसको कहते हो मेटाबॉलिज्म, बड़ा ही गौर से सुनिएगा। एक दिन में हमारी सेल्स में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको एक साथ मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर, ये तो मानते हो ना हमारे बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं कि नहीं मानते हो? हाँ जी, कितने बच्चे मानते हैं मैम केमिकल रिएक्शन तो केमिस्ट्री में होती है, लैब में होती है। अरे बच्चों, अपने बॉडी में भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, A प्लस बी, कोई दो रिएक्टेंट हैं, कोई अभिकारक हैं, ये जुड़े और उनके जुड़ने से C प्लस डी नाम के प्रोडक्ट्स बने, उत्पाद बने। तो इसी को तो ही आप केमिकल रिएक्शन कहते हो ना। और यकीन मानिए हमारे बॉडी में ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है। अभी 5 मिनट के बाद आपको बता दूंगी कैसे होती है। ठीक है, तो मैंने कहा व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, यानी कि किसी भी लिविंग बॉडी में एक दिन में उसकी सेल्स के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, उसको एक साथ मिला के हम मेटाबॉलिज्म कह देते हैं, उसको हम चयापचय कह देते हैं। क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस हमारी सेल्स में होती हैं तो हम इनको वाइटल रिएक्शंस बोलते हैं। बहुत बार सुना होगा, है ना, वाइटल शब्द सुना होगा ना, जैविक क्रियाएं बोल देते हैं। केमिकल ना बोल के हम वाइटल रिएक्शंस बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मैंने कहा जब ये सेल्स के अंदर होती हैं केमिकल रिएक्शंस तो इनको हम वाइटल रिएक्शंस कहते हैं, इनको हम जैविक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो एक दिन के अंदर जितनी भी वाइटल रिएक्शंस हमारी सेल्स के अंदर परफॉर्म हो रही हैं उन सारी को एक साथ मिला के हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं, उसको हम चयापचय कहते हैं। और जब कभी भी आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ेगा तो इसका मतलब आपकी केमिकल रिएक्शंस, आपकी वाइटल रिएक्शंस डिस्टर्ब होंगी। और ये जब ये वाइटल रिएक्शंस डिस्टर्ब होंगी तो बच्चों आपको तब बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी, तब आपको बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर आपका डाइजेशन बिगड़ गया तो कुछ ना कुछ बीमारी, उल्टी, दस्त, है ना, लूज मोशंस, वॉमिटिंग हो सकता है। समझ रहे हैं आप? तो ये मेटाबॉलिज्म 2 टाइप से हो सकता है हमारे बॉडी में। कौन कौन सा? पहला है एनाबॉलिज्म, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चा। एनाबॉलिज्म
हिंदी में बोलते हैं उपचय, और दूसरा होता है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म, अपचय, अपचय, यानी कि मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में अपचय दो टाइप से हो सकता है, या तो एनाबोलिज्म के फॉर्म में होगा या कैटाबोलिज्म के फॉर्म में होगा, या तो वो उपचय या अपचय दोनों की फॉर्म में हो सकता है। सबसे पहले एनाबोलिज्म का मतलब क्या होता है? तो दोनों ही एक टाइप की केमिकल रिएक्शन ना, जिसमें कोई रिएक्टेंट जुड़ के प्रोडक्ट बना रहे होंगे, जिसमें अभिकारक जुड़ के उत्पाद बना रहे होंगे। अब सुनो बच्चा, एनाबोलिज्म क्या होता है और कैटाबोलिज्म क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब कभी छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़े और इनके जुड़ने से एक बड़ा मॉलिक्यूल बना, तो इस केमिकल रिएक्शन को कैटाबोलिक केमिकल रिएक्शन और इस प्रोसेस को एनाबोलिज्म कहा जाता है। दो छोटे थे और इनके जुड़ने से एक बड़ा बन गया। अब इनको जोड़ना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? यहां पे एनर्जी देनी पड़ेगी, आप इसको ऊर्जा दोगे बाहर से। यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो छोटे छोटे रिएक्टेंट जुड़ के, दो छोटे छोटे अभिकारक जुड़ के उनको आपने बाहर से एनर्जी दी, ऊर्जा दी, तो उसकी हेल्प से वो एक बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, एक बड़ा प्रोडक्ट बना दिया। तो ऐसी रिएक्शन कैटाबोलिक रिएक्शन, और ये जो प्रोसेस है इसको हम एनाबोलिज्म कहते हैं। यानी कि मैम हमारे बॉडी में एनाबोलिक रिएक्शंस होती हैं, बिल्कुल होती हैं। एग्जाम्पल देती हूं, आप जानते हैं कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को हम अमीनो एसिड कहते हैं, और इतना थका हुआ क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी पूछ चुका है। आप जानते हैं कि प्रोटीन छोटी छोटी इकाइयों से जिनसे मिलकर बना हुआ होता है उनको अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड कहते हैं। जब ये अमीनो एसिड बहुत छोटे छोटे होते हैं ऐसे, और बहुत सारे अमीनो एसिड जब ऐसे जुड़ जाते हैं आपस में एक दूसरे से, तब जाकर क्या बनता है? एक बड़ा सा मॉलिक्यूल। कौन बनता है? प्रोटीन बनता है। तो बच्चों आप खुद देख लो कि छोटे से बड़ा बना, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है? अमीनो एसिड से प्रोटीन बनना। अमीनो एसिड छोटा होता है, वो सबसे छोटी इकाई जो प्रोटीन को बनाती है उसको अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल कहते हैं हम। कोई बड़ी चीज नहीं है ना। तो बच्चा छोटे से बड़ा बना, तो ये रिएक्शन कैसी है? कैटाबोलिक रिएक्शन है, और सॉरी एनाबोलिक रिएक्शन है। अब इसका जस्ट अपोजिट इधर देखो, इधर देखना, कैटाबोलिज्म क्या होता है या कैटाबोलिक रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें बड़ा सा कोई मॉलिक्यूल टूटता है और टूटने से छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलते हैं ऐसे, और साथ में थोड़ा एनर्जी रिलीज होता है, यहां पे ऊर्जा बनता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को कैटाबोलिक रिएक्शन और इस प्रोसेस को कैटाबोलिज्म कहा जाता है। जब बड़ा मॉलिक्यूल टूट के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम कैटाबोलिज्म कहते हैं। और जब छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर लार्जर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, स्मॉलर के जुड़ने से लार्जर बन रहा है, तो उसको हम एनाबोलिज्म कहते हैं। इसका मतलब आप ये बता रही हो मैम आप तो केमिस्ट्री पढ़ाने लग गई हो। अरे नहीं, केमिस्ट्री नहीं है, बायोलॉजी का ही पार्ट है। मैंने कहा हमारे बॉडी में एक दिन में जितनी भी सारी वाइटल रिएक्शंस होती हैं उनको एक साथ मिलाकर आप मेटाबॉलिज्म कहते हो। और ये मेटाबॉलिज्म में बहुत सारे टाइप की रिएक्शंस होती हैं। एक टाइप से मेटाबॉलिज्म दो टाइप से हो सकता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन दो प्रकार से हो सकती है, आइदर एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का एग्जाम्पल आपसे पूछ ले, एग्जाम में आएगा बच्चा। एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे होंगे? तो वो ऐसे होंगे कि अमीनो एसिड से प्रोटीन बनना क्या है? कैटाबोलिक रिएक्शन है, एनाबोलिज्म है। क्या हमारे बॉडी में होता है? मैंने कहा था ना हमारे बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं। देखो ना, क्या हमारे बॉडी में प्रोटीन बनता है? बिल्कुल बनता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे हम तो प्रोटीन के लिए दूध पीते हैं, सोयाबीन खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, अंडा खाते हैं मैम। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं जो आपका बॉडी बनाता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बालों में जो प्रोटीन होता है वो आप क्या बाहर से खाते हो? अगर बालों में प्रोटीन जो होता है वो बाहर से खा रहे होते तो आज कोई भी इंसान बाल झड़ने की प्रॉब्लम से परेशान नहीं होता। लड़कियों को देखो कितना परेशान रहती है, मेरे बाल नहीं बढ़ रहे। आजकल तो लड़कियों से ज्यादा लड़के मेरे से पूछते हैं कि मैम बाल बिल्कुल झड़ गए, गंजे ही हो गए, कुछ बता दीजिए ट्रीटमेंट, है ना। तो ऐसे भी प्रोटीन होते हैं जो आप डाइट से नहीं ले सकते हो, उनको आपका बॉडी बनाता है। तो किस प्रोसेस से बनाता होगा? एनाबोलिज्म प्रोसेस से। तो मैंने आपको जो बात मैंने बोली उसको प्रूफ कर दिया ना यहां पे मैंने। दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूं कैटाबोलिज्म का। विटामिन डी बनना। कितने लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में एक विटामिन बनता है, और कौन सा? विटामिन डी बनता है। हाँ जी, आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको। कोलेस्ट्रॉल और कुछ अदर केमिकल्स जुड़ के हमारे बॉडी में विटामिन डी बनाते हैं। तो बच्चों छोटों के जो छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं इसमें और एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको आप विटामिन डी कह देते हो। तो अगर आपसे पूछ ले कि अमीनो एसिड से प्रोटीन बनना कैसा प्रोसेस है? एनाबोलिज्म। विटामिन डी का संश्लेषण होना कैसा प्रोसेस है? एनाबोलिज्म। जबकि बच्चों कैटाबोलिज्म के एग्जाम्पल की बात करोगे तो पहला एग्जाम्पल आता है डाइजेशन। सारे बच्चे जानते हैं कि हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है। डाइजेशन क्या है? एक टाइप का केमिकल रिएक्शन ही है बच्चा। क्या होता है डाइजेशन में? जो आप खाना खाते हो वो इस तरीके से लार्जर मॉलिक्यूल्स में खाते हो, और आपके बॉडी को चाहिए ऐसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। भोजन आप बड़े बड़े अणुओं में खाते हो, लेकिन आपका बॉडी कहता है भैया इसको छोटा छोटा तोड़ के हमें दो। आपकी सेल्स कहती हैं इसको छोटा छोटा करके दे दो तो हम इससे एनर्जी निकाल लें, नहीं तो हमारे किसी काम का नहीं है जो आप खाना खा रहे हो। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल सुनना, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या होता है? उत्सर्जन। ये भी एक कैटाबोलिक रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट रेस्पिरेशन, हिंदी में बोलते हैं श्वसन। ये भी हमारे बॉडी में क्या है? एक टाइप का कैटाबोलिक रिएक्शन है। श्वसन की प्रक्रिया भी कैटाबोलिक है। अब कभी कभी तो इनकी एग्जाम्पल ही पूछ लेते हैं एग्जाम में। एक एग्जाम्पल देगा और पूछेगा बताइए ये कैटाबोलिक रिएक्शन है या एनाबोलिक रिएक्शन है? मैंने क्या बोला? मैंने कहा लिविंग बॉडी वही है जिसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो। इस मार्कर के बॉडी में कोई किसी टाइप की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है बच्चा, लेकिन मेरे बॉडी में बहुत सारी हो रही है। मेरे बॉडी में विटामिन डी भी बन रहा है, प्रोटीन भी बन रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है। तो मैं क्या हूं? मैं लिविंग हूं। अब आप कहोगे मैम प्लांट्स में, बिल्कुल प्लांट्स में भी बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं, प्लांट्स में भी बहुत सारा रेस्पिरेशन होता है, प्लांट्स में भी बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा बनता है और बड़े से छोटे बनते हैं। तो प्लांट्स में भी तो मेटाबॉलिज्म हो गया ना। इसलिए तो हमने कहा लिविंग बॉडी वही है जिसके बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन हो, जिसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है। इसलिए डॉक्टर कहता है आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ा है, यानी आपका अंदर का सारा सिस्टम हिला हुआ है भैया। आप ना टाइम से खाना खा रहे हो, ना टाइम से आपके बॉडी में खाना पच रहा है, ना टाइम से आपका पच रहा है, तो ना टाइम से आपके बॉडी में एनर्जी रिलीज हो रही है। इसलिए आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ा है, इसलिए आपको बहुत सारी बीमारियां एक नहीं है। तो अच्छे से अपना जो डेली का शेड्यूल है उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। खाना खाया, खाते ही सो गए, लेट गए, आलू के 4 पराठे खा लिए और बढ़िया नींद ले ली, क्या होगा? फैट डिपॉजिट होगा, है ना? समझ रहे हो? तो लिविंग बॉडी वही है जिसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो। ये नेक्स्ट मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया है किसका? लिविंग्स का, सजीवों का। अब 4 नंबर पे 4th नंबर याद करते जाइएगा। 3 कौन कौन से कैरेक्टर पढ़ लिए हैं? ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी ना बहुत अच्छे से। मैं फिर आपको रिपीट कर देना चाहती हूं कि मैं चाहती तो आपको चैप्टर स्टार्ट करके पढ़ा सकती थी, लेकिन अभी मैं आपका चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रही हूं क्योंकि मुझे ये सारे टर्म्स आपको बताने हैं। मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है कि इस बैच में सिर्फ 10% बच्चों को पता होगा मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बाकी के 90% बच्चों ने कभी ये मेटाबॉलिज्म नाम सुना भी नहीं होगा, सुना भी होगा तो इसका मीनिंग नहीं पता होगा। अब मैं आगे जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं आपको मेटाबॉलिज्म शब्द का मीनिंग नहीं बताने वाली हूं, क्योंकि मैं ये उम्मीद लगा के बैठी होंगी कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन वाला क्लास देखा होगा और वहां से आपने जाना होगा मेटाबॉलिज्म होता क्या है। इसी को बोलते हैं बेसिक क्लास।
है ना। चलिए तो सुनो नेक्स्ट। साइंस कहती है कि लिविंग बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस होना चाहिए। आपका एनसीईआरटी बोलता है कि लिविंग बॉडी वही है जिसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो रहा है, जिसमें पोषण की प्रक्रिया हो रही है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज न्यूट्रिशन, आप में से एक बहुत ही सिंपल सा कॉमन सा आंसर आएगा, हम खाना खाने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। राइट? यही जवाब देते ना अगर आप मेरे सामने बैठे होते, है ना, तो यही जवाब देते। अब देखो बच्चा, न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है। आप या कोई भी लिविंग बॉडी कैसे काम करता है? अच्छा, आपने फिजिक्स में पढ़ा है काम करने के लिए क्या, कोई भी कार्य करवाना है तो उसको बल यानी कि फोर्स, या तो आपको बल देना पड़ेगा या उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो आप, ये बात बायोलॉजी में भी लागू होती है। कोई भी काम करवाना ही आपके बॉडी से तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं ना, तो मैं अपना एनर्जी खर्च कर रही हूं, फालतू नहीं है आप ऐसे कर रही हूं, है ना। आप पढ़ रहे हो तब भी आप अपना एनर्जी खर्च कर रहे हो। आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, चल रहे हो, जिम कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, आप अपना एनर्जी खर्च करते हो। क्योंकि बिना एनर्जी खर्च किए कोई काम नहीं हो सकता। तो आपके जो ऑर्गन्स है ना बेचारे, जो दिन रात आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके फेफड़े काम कर रहे हैं, जब तक आप जिंदा हो आपके फेफड़े काम कर रहे हैं। जिस दिन फेफड़ों ने जवाब दे दिया आपका तो क्या होगा आप भी जानते हो। आपका हार्ट काम कर रहा है, आप जानते हैं 24 घंटे आपका हार्ट काम कर रहा होता है, बिल्कुल रेस्ट नहीं करता है। हार्ट इज द बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। और इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्त ऑर्गन कौन सा है, सबसे बिजी रहने वाला ऑर्गन कौन सा है? ह्यूमन हार्ट। कभी आराम नहीं करता बेचारा। ये आंखें आराम करती हैं क्या? जब सोती हैं तो बेचारी को थोड़ा सा आराम देते होंगे आप, बाकी तो देखो ना सारा दिन देखने का काम कर रही है ना। ये दिमाग, ये बेचारा, इसको तो बिल्कुल आप आराम नहीं देते हो ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो जितने भी आपके बॉडी के अंदर जो फंक्शन हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, उन काम को करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अब ये एनर्जी कहां से आएगी? अब भैया कोई ऐसा तो भगवान ने हमें सिस्टम दिया नहीं कि अंदर ही बेड पे पड़े पड़ी शरीर के अंदर एनर्जी बन जाएगी। क्या करना पड़ेगा? उठ के मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करके पैसा कमा के लाओगे। पैसे से क्या आएगा? घर में राशन आएगा। राशन को क्या करोगे? रसोई में पकाओगे, पका के क्या करोगे? खाओगे, है ना। यानी कि एनर्जी के लिए आपको कुछ इनटेक करना पड़ेगा। किसका? आप बताओगे न्यूट्रिएंट्स। जो भी आप खाना खाते हो उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यानी कि आप एनर्जी के लिए क्या लेते हो? न्यूट्रिएंट्स लेते हो, पोषक तत्व लेते हो। और इन न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करना यानी इनको ग्रहण करना, और ग्रहण करके इन न्यूट्रिएंट्स को तोड़ के इनसे क्या निकलती है? इनसे एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसी को ही न्यूट्रिशन का प्रोसेस कहा जाता है। न्यूट्रिशन भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जैविक प्रक्रिया है, जिसके अंदर क्या करता है? कोई भी लिविंग बॉडी है वो न्यूट्रिएंट्स या तो बनाएगा, या तो उसे भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि वो अंदर ही बना ले न्यूट्रिएंट। जैसे प्लांट्स कभी देखा है? प्लांट्स मेहनत कर रहे हैं, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद मजदूरी कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, और उसके बाद पैसा कमा रहे हैं। उसके बाद पैसा कमा के और बाजार से कुछ खरीद के ला रहे हैं, सब्जियां, चावल, गेहूं, फिर पका रहे हैं, फिर खा रहे हैं। नहीं ना। क्यों? क्योंकि उनको भगवान ने एक ऐसा सिस्टम देके भेजा है कि भैया अब आप बोलोगे मैम आप साइंस पढ़ाती हो, आप भगवान को मानती हो। इसके पीछे का भी हम आपको आगे रीजन बताएंगे कि ऐसा क्या है। ठीक है। तो मैंने कहा आपको कि जो भी आप न्यूट्रिएंट या तो बाहर से खा लो या बॉडी के अंदर बना लो, उससे एनर्जी मिल जाए। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, उसको पोषण कहते हैं। और साइंस कहती है कि अगर लिविंग बॉडी है तो उसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस होना ही होना चाहिए। अगर न्यूट्रिशन का प्रोसेस नहीं होगा तो उसमें एनर्जी नहीं बनेगी, और बिना एनर्जी के क्या वो लिविंग बॉडी काम करेगा? अगर मैं 20-25 दिन तक खाना नहीं खाऊं तो मेरी हालत आप जानते हैं ना कैसी हो जाएगी। धीरे 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 एनर्जी डाउन डाउन डाउन, और एक दिन तो बस खत्म कहानी। ठीक है।
समझ गए मेरी बात? तो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होना बहुत जरूरी है किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर। अगर नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगा और बिना एनर्जी के कोई भी काम नहीं हो सकता। अब वो बात अलग है कि इस न्यूट्रिशन के दो मोड है, यानी कि दो तरीके से हो सकता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है स्वपोषी, स्वयं जो अपना खाना खुद बना ले। मैंने कहा ना, ऐसा कोई सिस्टम है जिससे वो खाना खुद बना सकते हैं, अंदर ही, अपने बॉडी के अंदर ही बना सकते हैं, फिर उसको तोड़ के उससे एनर्जी ले सकते हैं। तो उसको ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है मोड को। और ऐसे जीवों को ऑटोट्रॉफ्स कह देते हैं। और दूसरा आता है हेटेरोट्रॉफिक मोड। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है परपोषी, यानी कि उनको भगवान ने ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिया। उसको भगवान, अल्लाह, जिस भी गॉड को आप मानते हो, यानी कि ठीक है, अब भगवान छोड़ो, साइंस ने नहीं दिया ऐसा, कोई भी साइंस ने उसको ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं दिया कि वो अपने अंदर तो खाना बना ले, नहीं बना सकता भैया। वो परपोषी, यानी कि पर का मतलब दूसरा, पोषी का मतलब पोषण, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग खेती करते हैं, खेत में गेहूं, मक्का, बाजरा सब हम उगाते हैं, फिर उसको काटते हैं। गेहूं क्या है? प्लांट ही तो है, एक पौधा ही तो है, वो भी तो लिविंग है ना। या हम लोग गाय भैंस पालते हैं, क्या करते हैं? गाय भैंस भी तो लिविंग है ना, उनका दूध निकालते हैं, दूध से आप क्या बनाते हो? इतनी सारी चीजें बनाते हो, दही, छाछ, सब, बटर सब बनता है। सब्जियां उगाते हैं तो सब्जियां भी क्या है? लिविंग है ना। अब कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज में चिकन मटन खाते हैं, तो चिकन मटन भी तो कहां से आ रहा है? लिविंग से आ रहा ना। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें खुद से कोई अंदर खाना नहीं बन रहा है, वो सारा खाने के लिए किसी दूसरे जीव पे डिपेंडेंट है, उसको हम हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। उसको परपोषी, दूसरों से अपना पोषण करता है, उसको हम हेटेरोट्रॉफिक मोड कहते हैं। तो मैंने कहा लिविंग वही है जिसके बॉडी में दो टाइप से न्यूट्रिशन हो रहा हो, या तो ये या ये। अब इसका एग्जाम्पल तो आप लिख सकते हो ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे प्लांट्स, पेड़ पौधे ऑटोट्रॉफिक मोड पे काम करते हैं। और एक एग्जाम्पल और लिखिएगा बच्चों, युगलीना। अभी युगलीना क्या होता है माँ बाप को पढ़ाएंगे आगे, डोंट वरी। युगलीना ये क्या करते हैं? ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, यानी कि इनके न्यूट्रिशन का मोड क्या हो गया? ऑटोट्रॉफिक मोड हो गया। हेटेरोट्रॉफिक जैसे ऑल एनिमल्स, गाय भैंस घोड़ा बकरी जानवर, हम लोग सब। जैसे फंगी जिसको हम कवक कहते हैं, ठीक है बच्चा, ये भी दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? यानी कि लिविंग बॉडी वही है जिसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो रहा हो। और न्यूट्रिशन का मोटिव क्या है? न्यूट्रिशन का मोटिव एक ही है बच्चा, क्या? एनर्जी रिलीज करवाना। अब बिना एनर्जी के तो ना प्लांट काम कर पाएगा, ना हम लोग कर पाएंगे, कोई भी लिविंग बॉडी नहीं कर पाता। अब ये मार्कर है, इसमें किसी भी टाइप का कोई न्यूट्रिशन का प्रोसेस नहीं हो रहा, लेकिन मैं लिविंग हूं तो मेरे में न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो रहा है। भैया कम से कम दिन में 3 बार खाना खा रही हूं मैं, और उस खाना खाने के पीछे मैं बहुत मेहनत भी कर रही हूं, है ना। पढ़ा रही हूं, इतनी दूर से आके स्टूडियो में पढ़ा रही हूं, अपना एनर्जी खर्च कर रही हूं, है ना, अपना समय खर्च कर रही हूं। ऐसे ही आप भी कुछ ना कुछ काम करते होंगे, आपके माता पिता भी कुछ ना कुछ काम करते होंगे, तो हमें रोटी कमानी पड़ती है। प्लांट्स को भगवान ने बहुत मजे दिए हैं, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। एक टर्म है, आगे हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। उसकी हेल्प से प्लांट अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लेते हैं, प्लांट्स अपना भोजन बना लेते हैं वहां से। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई मेरी बात? चलो, न्यूट्रिशन का प्रोसेस प्लांट्स में, एनिमल्स में, या फिर कोई भी लिविंग बॉडी है उसमें होना ही होना चाहिए। नहीं होगा तो भैया वो लिविंग बॉडी सरवाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे साइंस कहती है, आपकी एनसीईआरटी कहती है कि लिविंग बॉडी वही है जिसमें डाइजेशन का प्रोसेस हो, जिसमें डाइजेशन का प्रोसेस हो, यानी कि पाचन की प्रक्रिया हो रही हो। लिविंग बॉडी वही है जिसमें डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब डाइजेशन क्या होता है?
ये 5 नंबर पे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रही हूं लिविंग के। मेरी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, गाय भैंस घोड़ा बकरी जानवर सब में डाइजेशन होता है, जबकि इस मार्कर में किसी भी टाइप का कोई डाइजेशन करना ही नहीं है इसको। अब डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है वो सुनो। आपने जो खाना खाया था ना, मैंने कहा आप पे न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, आपने मान लिया बिल्कुल कि मैम हम क्या करते हैं, सब्जियां फल फ्रूट सब हम उगाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको काटते हैं, अनाज निकालते हैं, घर पे लाके जो नहीं होता है जिनकी वो मार्केट से खरीद के लाते हैं, फिर रसोई में पकाते हैं, फिर खाते हैं। जो भी आप न्यूट्रिएंट खा रहे हो, जो भी आप पोषक तत्व खा रहे हो, वो आप इस तरीके से खाते हो, ऐसे ऐसे। अब मुझे ये बताओ हमारा बॉडी किससे मिलकर बना हुआ है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग बॉडी क्या कहलाती है? सेल कहलाती है, कोशिका कहलाती है। सेल इतनी छोटी होती है बच्चा, इतनी छोटी होती है कि उसको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। नहीं देख सकते मैम, बिल्कुल सही कहा। अब एनर्जी तो सेल्स को भी चाहिए ना। अगर सेल्स के पास एनर्जी रहेगी तो टिश्यूज के पास है, टिश्यूज के पास है तो आपके ऑर्गन्स के पास है, ऑर्गन्स के पास है तो आपका पूरा सिस्टम काम कर रहा है। अगर आपके लीवर की सेल्स के पास एनर्जी नहीं रहे तो वो मर जाएंगी ना, और सेल से ही तो टिश्यू बनता है, तो लीवर का टिश्यू खराब हो गया, लीवर खराब हो गया। तो बच्चों आप एक बात बताओ, सेल तो इतना छोटा है जिसको आप नग्न आंख से देख भी नहीं सकते, और आप खाना खा रहे हो इतना सारा। सेल को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, सेल्स टिश्यू सबको बराबर एनर्जी चाहिए भैया। अब एनर्जी मिलती कहां से? जो आप खाना खाते हो उसी से एनर्जी मिलती है, क्योंकि हमारे बॉडी में तो कोई ऐसा सिस्टम भगवान ने दिया नहीं है हमें कि भाई अंदर ही कुछ खाना बना लो, पका लो, खा लो। ऐसा तो कोई सिस्टम हमें भगवान ने दिया नहीं है। हाँ जी मैम, बिल्कुल नहीं दिया है। तो फिर क्या करते हो आप? फिर क्या होता है बच्चा, ये सेल्स कहती हैं कि भैया हम तो इतने छोटे हैं, आप इतने बड़े बड़े न्यूट्रिएंट खा रहे हो, क्या करें हम? हमें चाहिए ऐसे 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 ऐसे, इतने छोटे छोटे। तो कोई नहीं, मैंने कहा ना मेटाबॉलिज्म। तो हमारे बॉडी में एक सिस्टम है, जो सिस्टम क्या करता है, जो सिस्टम इन लार्जर मॉलिक्यूल्स को, इन न्यूट्रिएंट को, ये जो बड़े बड़े अणु है ना, इनको इतना छोटा तोड़ देता है, इतना छोटा तोड़ देता है कि फिर इनका हमारी कोशिकाओं में अवशोषण हो जाए, और फिर इनसे हमारी सेल्स क्या ले पाए? एनर्जी ले पाए, एनर्जी ले पाए, ऊर्जा ले पाए। और एनर्जी होंगी तो आपकी सेल्स बरोबर काम करेंगी ना, बहुत अच्छे से काम करेंगी। सेल्स के पास एनर्जी है तो टिश्यूज के पास है, टिश्यूज का मतलब ऑर्गन्स के पास एनर्जी है, ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, बढ़िया काम करेंगे। तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है। आप देखो ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, यही तो होता है केमिकल रिएक्शन। अब आप मुझे फटाक से बता दो, डाइजेशन जो किस टाइप का कैटाबोलिक रिएक्शन है या एनाबोलिक है? ये आप लोग कमेंट करके बताओगे, अब मैं नहीं बताऊंगी भैया। मैं क्यों बताऊं, पढ़ा चुकी हूं मैं तो। हाँ जी, जल्दी बताइए कमेंट करके, मैं वेट कर रही हूं आपके कमेंट का। बड़े से छोटा बनना क्या होता है? कैटाबोलिक रिएक्शन। तो डाइजेशन भी एक टाइप का कैटाबोलिक रिएक्शन है। तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसमें न्यूट्रिएंट्स को, जो आप न्यूट्रिएंट्स खाते हो वो ऐसे बड़े बड़े लार्जर मॉलिक्यूल्स खाते हो, और उनको क्या किया जाता है? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। तो इस केमिकल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं हमारे बॉडी में? डाइजेशन कहते हैं। और जो सिस्टम करवाता है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको पाचन तंत्र कहते हैं हम। तो बच्चों, इस मार्कर में किसी भी टाइप का कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे बॉडी में गाय भैंस घोड़ा बिल्ली कुत्ता बिल्ली सब क्या है? लिविंग्स हैं, और सब में क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है। अगर डाइजेशन ना होगा तो क्या नहीं बनेगा? एनर्जी नहीं बनेगा, और बिना एनर्जी के तो कोई काम नहीं करना चाहता भैया, होता ही नहीं है बिना एनर्जी के काम। ओके,
तो लिविंग वही है जिसके बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट लिखोगे कि लिविंग्स का अगला कैरेक्टर क्या होना चाहिए। साइंस कहती है या आपका 6 नंबर पे आएगा क्या? अपने कितने पढ़ लिए? 5th पढ़ लिए या 6th पढ़ लिए? हाँ 6 नंबर पे। चलिए लिखिए 6 नंबर पे, यानी कि लिविंग्स का नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए। आपने बोल दिया हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में हम लिविंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। भैया लिविंग्स होते क्या हैं? जब तक ये नहीं पता लगेगा तो कैसे कोई चैप्टर पढ़ लोगे आप? तो लिविंग्स वही हैं जिसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो, जिसमें रेस्पिरेशन हो रहा है, जिसमें श्वसन की प्रक्रिया हो रही हो। अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो आप सब क्या आंसर करोगे? आप लोग बताओ क्या आंसर करोगे? हाँ जी बच्चा, मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, जितने भी लिविंग्स होते हैं उन सब में रेस्पिरेशन होता है। प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, बिल्कुल होता है। गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जानवर, ऑल ग्रीन प्लांट्स, एल्गीज, हम लोग, हम सब लिविंग्स हैं, हम सब में रेस्पिरेशन होता है। चलो बताओ रेस्पिरेशन क्या होता है? हाँ जी, तमन्ना जी आंसर कर रही हैं कि मैम ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना। ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना इज ब्रीदिंग, नॉट रेस्पिरेशन। वो ब्रीदिंग है, सांस लेना सांस छोड़ना, या हवा लेना CO2 छोड़ना, या ऑक्सीजन लेना CO2 छोड़ना, इन सब के अलावा कोई आंसर है तो वो कीजिए मुझे। ये सब ब्रीदिंग कहलाते हैं बच्चा। रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है? मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज रेस्पिरेशन? हाँ जी, कोई बात नहीं, आपका टाइम आउट हो गया, टाइम आउट। अब मैं बताऊंगी क्या होता है रेस्पिरेशन। सुनो जरा ध्यान से। हम क्या लेते हैं? हम एयर लेते हैं। कभी मत बोलना कि हम ऑक्सीजन लेते हैं। अरे भैया ऑक्सीजन सिर्फ 21% है इस एनवायरनमेंट में। इस कमरे में जो टोटल एयर है उसमें से सिर्फ 21% ऑक्सीजन है। तो मैं क्या फिल्टर लगे हैं क्या इस कमरे में कि जो सिर्फ ऑक्सीजन को फिल्टर करके मेरी नाक तक ला रहे हैं? मैं जहां जहां चल रही हूं वहां फिल्टर लेके चल रही हूँ क्या अपने साथ? तो हम एयर लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। 100% ऑक्सीजन लेंगे शरीर जल जाएगा, नहीं लेते हैं 100% ऑक्सीजन। हम एयर लेते हैं। ये एयर कहां से लिए आपने? नाक से लिए, नोस, नाक से होती हुई आपकी फेरिंग्स वगैरह। आपका जो गले में एक पाइप है, जिस पाइप को आप विंड पाइप बोलते हो, जिसको आप श्वास वाली नली बोलते हो, या वायु नलिका बोलते हो, जो वायु ला रही है, जो हवा ला रही है, वायु नलिका, ठीक है, या श्वास नली है। ये रहा, 2 पाइप होते हैं गले में, एक खाने वाली, एक सांस लेने वाली, है ना। विंड पाइप से ये एयर होती होती आपके फेफड़ों में जाती है बच्चा। 2 लंग्स होते हैं। ये विंड पाइप ऐसे जाके डिवाइड हो जाती है, एक फेफड़ा, 2 फेफड़ा, सब में 2 फेफड़े हैं। अगर आप अभी क्लास देख पा रहे हो इसका मतलब 2 फेफड़े हैं आप में। अगर नहीं होते तो फिर आप क्लास नहीं देख पाते, आपका भूत क्लास देख रहा होता। फिर आप कहोगे मैम साइंस की टीचर हो, भूत को मानती हो क्या? आगे बताएंगे आपको। तो बहुत सारे दिमाग में डाउट होते हैं ना, मैम साइंस के टीचर को भगवान को नहीं अक्सर आते हैं। मैं कभी कोई मंदिर में पूजा करते हुए फोटो डालती हूँ तो मेरे यूट्यूब पे या मेरी पब्लिक प्रोफाइल पे हमेशा कमेंट आता है साइंस के टीचर हो क्या, भगवान को मानती हैं? एक बार मैंने भूत का वीडियो बना दिया तो कह रहे भूत को मानती हैं आप। मैम ये बताओ मुर्गी पहले आई अंडा पहले आया, है ना, आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन। मैं आपको पूरा बताऊंगी कि पहले मुर्गी आई थी या अंडा आया था, कैसे आया था, अगर दोनों में से पहले आ गए, सारी चीजों के जवाब देंगे। सिर्फ मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की साइंस नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको ये जो आपके जीवन जीने की जो शैली है ना उसको भी आपको बताऊंगी कि हर दिन आपके हर एक घंटे में आपका जीवन साइंस पर डिपेंडेंट है। सारी बातें हम करेंगे लेकिन धीरे धीरे, अभी नहीं। आपने हवा ली हवा आ गई दोनों फेफड़ों में। फेफड़ों में होता है बच्चा खून। अब खून तो सब में है, सब में है, इसलिए आप मेरी क्लास देख पा रहे हो भैया। अगर आप में खून नहीं है तो आप क्लास नहीं देख पा रहे होते, फिर आपका भूत क्लास देख पा रहा होता। अब खून में क्या होता है? कितने बच्चों ने सुन रखा है ये शब्द हीमोग्लोबिन, है ना, सुना होगा ना। मैम लड़कियों में हीमोग्लोबिन थोड़ा कम होता है, लड़कों में ज्यादा होता है। अब सुना होगा, अरे यार डॉक्टर ने तो खून की कमी बताई है, हीमोग्लोबिन यूनिट कम आई है।
है ना। अरे यार मेरे में तो बहुत बढ़िया तरीके से हीमोग्लोबिन है, मैं तो 2 यूनिट खून दे सकता हूं किसी को। खून में हीमोग्लोबिन होता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, बहुत ध्यान से सुनो। आपने हवा ली, हवा में सब कुछ है, नाइट्रोजन, जो भी आप गैस ले रहे हो सब है हवा के अंदर। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सब है। ये सारी ऐसे आ रही है, ये रास्ता है, आ गया। अब खून में जो हीमोग्लोबिन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ किसको जोड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा। बाकी जो भी आपने लिया था ना, वो सब ऐसा होता हुआ नाक से जब आप सांस छोड़ोगे ना, तो आउट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। जो भी आपने लिया, मुझे नहीं मतलब आपने कौन सी गैस ली, आप कहां रहते हो मुझे नहीं पता, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। खून में जो हीमोग्लोबिन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस को जोड़ता है। और आपको पता होगा, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात नहीं, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए भैया। अगर मैं आपकी ऑक्सीजन की पावर कट कर दूं, अगर मैं आपके मुंह पे तकिया लगा के 5 मिनट रोक दूं, मर जाओगे, क्योंकि पावर कट होगी किसकी, ऑक्सीजन की। गला दबा दूं, विंड पाइप फोड़ दूं आपका, ऐसा नहीं करूंगी मैं, है ना। देखा होगा ना मूवीज में गला दबा के मार देते हैं, और भूत आता है, गला पकड़ता है और ऊपर उठा के मार देता है, आदमी तड़प के मर जाता है। तकिया लगा के सास अपनी बहू को मार देती है, ऐसे देखे होंगे आपने भी सीरियल्स, ठीक है। तो मैंने कहा कि हम, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन, आप लोगों को भी दिमाग में आना चाहिए कि हम ऑक्सीजन गैस पे ही क्यों जिंदा रहते हैं। आपने देखा होगा जब कोरोना बहुत ज्यादा फैला था, लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। कितने लोग हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी से मर गए थे। ऑक्सीजन सिलेंडर कितना महंगा बिकने लग गया था, 1-1 1.5 लाख रुपए में बिकना लग गया था। कभी ये सुना था CO2 सिलेंडर बिक रहा है। नाइट्रोजन 78% ले लो ना भैया, काहे को ऑक्सीजन के पीछे पड़े हो, है ना। ये सब कभी नहीं सुना ना। कुछ तो स्पेशल होगा इस ऑक्सीजन में, जिस जो हमें जिंदा रख रही है भैया। बिल्कुल है। अब क्या है, तो वही तो रेस्पिरेशन है। ये ऑक्सीजन आया कहां, किसके थ्रू, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसमें, खून में। अब खून तो भैया यहां चोट लगे, यहां 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 सब जगह चोट लगती है, खून निकलता है। कभी ऐसा हुआ है क्या कि ऐसी जगह चोट लगी हो जहां से खून ही ना निकला हो यार। हाँ, खून यहां से लेकर यहां तक 24/7, 24 घंटे 7 दिन ऐसे घूम रहा है। खून घूम रहा है तो अपने साथ ऑक्सीजन को घुमा रहा है। तो हर शरीर के हर एक कोने में हमारी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, तो हर कोने में ऑक्सीजन जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, मैंने कहा ना ऑक्सीजन पर क्यों जिंदा रहते हैं, ऑक्सीजन की कमी से ही क्यों मर रहे थे लोग। तो बच्चों, आप जो खाना खाते हो ना, वो खाना अल्टीमेटली हमारे बॉडी में आके कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो क्या करता है, वो जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स आप लेते हो उसको ग्लूकोज की फॉर्म में लाके कन्वर्ट कर देता है। एंड याद ध्यान से सुन लीजिएगा, 70 से 80% एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती है। आपको मसल्स बनानी है, मसल्स बिल्ड करनी है, 6 पैक बनाने, तो आप प्रोटीन ज्यादा खाओ भैया, ठीक है। आपको लंबे समय तक कुछ काम करना है तो घी खाओ, आप फैट खाओ, बटर खाओ, मक्खन खाओ। बाकी अगर जिंदगी आराम से जीनी है, बीमारियों से बच के रहना है, तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाओ, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली आके हमारे बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे होती है आगे पढ़ाएंगे। अब सेल्स के पास बहुत सारा ग्लूकोज है, ऐसे ही पड़ा है ग्लूकोज। अब सेल्स के पास खून तो आता ही रहता है, घूमता ही रहता है, खून घूम रहा है तो ऑक्सीजन तो घूमेगा ही घूमेगा। ये ऑक्सीजन आएगा 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 और इस ग्लूकोज के पास आएगा और इस ग्लूकोज को तोड़ देगा, इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर देगा। ऑक्सीडेशन पढ़ा है ना, ऑक्सीकरण पढ़ा है ना, किसकी प्रेजेंस से होता है, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस से। भाई बिना ऑक्सीजन के कैसे ऑक्सीडेशन हो सकता है, नहीं हो सकता ना, वो तो रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। समझ रहे हो आप। तो ऑक्सीजन गैस इसको बर्न करती है, इसका ऑक्सीडेशन करती है। और ऑक्सीजन गैस के अलावा किसी गैस में हिम्मत नहीं है कि इसको जला दे, इसको तोड़ दे। इसीलिए हम ऑक्सीजन पे जिंदा रहते हैं, बस। तो ये ऑक्सीजन जैसे ही ग्लूकोज को तोड़ता है तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और साथ में बहुत सारा एनर्जी निकलता है। कहां पर, हमारी सेल्स में, इस सेल्स में हो रही है, ठीक है।
और ये जो एनर्जी निकलता है ना, इसका नाम होता है एटीपी। हम इसको नाम दे देते हैं एटीपी की। हमारे बॉडी में जो एनर्जी निकल रही है वो एटीपी है भैया, ठीक है। अब सुनो, मैंने पूछा, मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि साइंस कहती है जितने भी लिविंग्स होते हैं उनके बॉडी में क्या होना चाहिए? रेस्पिरेशन का प्रोसेस होना चाहिए, श्वसन की प्रक्रिया होनी चाहिए। व्हाट इज रेस्पिरेशन? ऑक्सीजन का आना, यहां तक तो ब्रीदिंग कहला रहा था ये तो। अब ये ऑक्सीजन का हमारे हर एक सेल के पास आकर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना और जिसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी बनना, इस प्रोसेस को आप रेस्पिरेशन कहते हो। इसको आप रेस्पिरेशन कहते हो। कार्बन डाइऑक्साइड किसी काम का नहीं है, तो जब आप सांस छोड़ोगे तो उसमें वापस बाहर चला जाएगा। लंबा सा सांस छोड़िए, CO2 बाहर छोड़ दिया। पानी, अरे भैया सब जानते हैं हमारे बॉडी में 70% पानी है। और ये एनर्जी तो सेल्स अपने पास रखेंगी ना, क्योंकि इसी एनर्जी से तो सेल्स क्या करती हैं? काम करती हैं। काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, ऊर्जा चाहिए। और हमारे बॉडी में जो एनर्जी बनती है उसको नाम हम क्या दे देते हैं? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आ गई मेरी बात? तो आप सभी मुझे ये बताओ कि रेस्पिरेशन क्या होता है। आज के बाद कोई आपसे पूछे व्हाट इज रेस्पिरेशन, आपको ये नहीं बोलना है ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना। भैया पहले बात, आप ऑक्सीजन लेते ही नहीं हो। आप 100% ऑक्सीजन नहीं ले सकते हो भैया। 100% ऑक्सीजन जला देगा आपका शरीर, ठीक है। प्योर ऑक्सीजन हम नहीं ले सकते हैं। समझ में आ गया? ऑक्सीजन से ग्लूकोज का टूटना, टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनना। एनर्जी हमारी सेल स्टोर कर लेती हैं, इसका संग्रहण, इसका भंडारण कर लेती हैं भैया, क्योंकि एनर्जी तो 24 घंटे चाहिए आपको, ठीक है। पानी तो 70% अपना बॉडी जल से ही बना हुआ है। CO2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये CO2 आपका आउट हो जाता है। दो तरीके से होता है, आगे पढ़ाएंगे आपको कैसे हो सकता है, एक एसिड की फॉर्म में और एक सीधा CO2 की फॉर्म में। इस प्रोसेस को आप रेस्पिरेशन कहते हैं, इसको श्वसन कहते हैं। और यकीन मानिए जितने भी लिविंग्स हैं उन सब में रेस्पिरेशन हो रहा है। मेरे बॉडी में भी रेस्पिरेशन हो रहा है, आप में भी हो रहा है। गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, जो भी लोमड़ी, जो भी है, सब में, प्लांट्स में भी हो रहा है। एक सेंटेंस सुना है, रात में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। सुना है? क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात में पेड़ पौधे हमारी तरह ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं। अब आप पेड़ के नीचे 4 लोग सो रहे हो और पेड़ बेचारा छोटा सा है, आप भी ऑक्सीजन ले रहे हो, वो भी ऑक्सीजन ले रहा है, थोड़ी ऑक्सीजन की कमी लगेगी कि नहीं लगेगी? थोड़ा सफोकेशन सा फील होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसलिए रात को पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और इस ग्लूकोज को तोड़ते हैं। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेके ग्लूकोज बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, और रात को इस ऑक्सीजन को हमारी तरह तोड़ते हैं, क्योंकि भाई उनको भी तो एनर्जी चाहिए ना। समझ में आ गई मेरी बात? तो जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग्स हैं, उन सब में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपके सामने आंसर है बोर्ड पे, मैं नहीं रिपीट करने वाली हूं। ये हो जाएगा, यानी कि मैम लिविंग वही है जिसका बॉडी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होना चाहिए, कोशिकीय संगठन पे होना चाहिए। लिविंग वही है जिसकी सेल्स में प्रोटोप्लाज्म हो, जीव द्रव्य हो। लिविंग वही है जिसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो। लिविंग वही है जिसके बॉडी में न्यूट्रिशन, पोषण की प्रक्रिया हो। लिविंग वही है जिसके बॉडी में डाइजेशन यानी पाचन की प्रक्रिया हो। लिविंग वही है जिसके बॉडी में रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन की प्रक्रिया हो। मार्कर में इन 6 में से कुछ नहीं होता, इस डिजिटल बोर्ड में 6 में से कुछ नहीं होता। तो मार्कर और ये सब नॉन लिविंग है। मेरे में होता है, इस प्लांट में होता है, तो हम दोनों क्या हैं? हम दोनों लिविंग्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी कि रेस्पिरेशन भी लिविंग्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। आ गई होगी ना समझ में? अब आपका कोई भी डाउट है किसी भी टाइप का तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट 4 कैरेक्टर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।
4 बचे ना, एक्सक्रीशन, सेंसिटिविटी, अडेप्टेशन, लाइफ साइकिल। फिर मैं पढ़ाऊंगी बायोलॉजी की कितनी ब्रांच होती हैं, हम कौन कौन सी ब्रांच पढ़ेंगे, फिर मैं आपको सिलेबस नोट करवाऊंगी हम क्या क्या सिलेबस पढ़ेंगे, देन अपन पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब मैं अगर इतना कुछ नहीं पढ़ा रही होती, सीधा ही मैं चैप्टर स्टार्ट कर देती, तो प्यारे प्यारे बच्चों ये बताओ क्या आपको इतने सारे ज्ञान की प्राप्ति होती? कभी समझ पाते कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन क्यों चाहिए? अब मैं जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी तो मैं रेस्पिरेशन नहीं बताऊंगी क्या होता है, मैं ये बताऊंगी रेस्पिरेशन 2 टाइप से होता है, एरोबिक एंड अनारोबिक। क्योंकि मैं वहां पे उम्मीद लगा के बैठी हूंगी कि आपने रेस्पिरेशन पढ़ लिया है भैया, है ना। तो जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत है। मुलाकात करते रहो, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वेंटिलेटर पे आ जाओगे। समझ रहे हो आप? इसीलिए ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे लोग कोविड-19 जैसे टाइम पे मर गए थे। और हम भगवान से यही मांगते हैं कि ऐसा समय फिर से हमें कभी ना देखना पड़े जो हम इतना गंदा समय देख चुके हैं। अब क्यों ऑक्सीजन की कमी हो रही थी कोविड-19 वाले पेशेंट में? क्योंकि उनके फेफड़ों में कोरोना जी आ गए थे। और कोरोना जी ने क्या किया? अपना फोटोकॉपी बनाया। किसकी हेल्प से? अपने आरएनए की हेल्प से। और उनकी फेफड़ों की सेल्स को क्या कर दिया? इन्फेक्टेड कर दिया, संक्रमित कर दिया। तो बेचारे फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन घुल ही नहीं पा रहा था खून के अंदर। तो धीरे 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 ऐसे लोगों का ऑक्सीजन लेवल 80, 75, 60, 40 खत्म। ऑक्सीमीटर मेजर करके देखा होगा ना, सबको डर लगा था भैया सेकंड वेव में। बस ऑक्सीमीटर ऐसा डिवाइस होता है जो आपके बॉडी में टिश्यूज के पास ऑक्सीजन का लेवल क्या है वो बताता है। एक हेल्दी पर्सन में 95 से अबो आना चाहिए अगर सुपर हेल्दी हो तो, बाकी 90 से भी काम चल जाता है। लेकिन जैसे ही इससे नीचे आता है धीरे धीरे, तो समझ लो धीरे 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 आपको वेंटिलेटर यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है। अब अगर उस समय नहीं मिलेगा तो फिर ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें मैं उम्मीद करती हूं कि आपको समझ में आई हैं। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, जब नोट्स बनाओ तो साइड में लिख लेना कि मैम मैं आपकी डाउट क्लास भी लूंगी, बिल्कुल लूंगी। मैं आपका सरप्राइज टेस्ट भी लूंगी, बताऊंगी नहीं, थोड़ा पढ़ा तो दो उसके लिए, तभी तो ले पाऊंगी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखें, नेक्स्ट क्लास में मिलें आपसे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे से ये क्लास समझ में आई होगी और मैं अपना बेस्ट दे रही हूं, आपको भी अपना बेस्ट देना पड़ेगा, तभी जाकर बेस्ट रिजल्ट निकलेगा, है ना। और जो बच्चे YouTube से क्लास देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक साइंस स्पेशल का बैच ज्वाइन नहीं किया है, वो कैरियरविल एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्ले स्टोर से सब्जेक्ट स्पेशल की कैटेगरी में जाके साइंस स्पेशल का ये न्यू बैच ज्वाइन कर लीजिए, जिस बैच पे अभी आपका डिस्काउंट चल रहा है, फी में बाद में नहीं होने वाला है। इस बैच में कंप्लीट तरीके से आपको साइंस पढ़ाएंगे, कंप्लीट तरीके से आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो कैरियरविल की एप्लीकेशन पर आपको साइंस स्पेशल का बैच मिल जाएगा। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं अगर आपको कोई भी बैच ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो। आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।